चलिए, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और मैं जैसा कि पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर है वो चीज़ मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ क्रमबद्ध रूप से। और आशा कर रहा हूँ कि जो आप लोग को लेक्चर के रूप में लिया जा रहा है मॉडर्न इंडिया का, वो क्रमबद्ध रूप से आपके यूट्यूब पे अपलोड होता जा रहा है। और जब हम लोगों ने अंग्रेज़ों की प्रशासनिक व्यवस्था पे चर्चा कर दिया, तब जा कर के अब अगला हमारा टॉपिक है अंग्रेज़ों का आर्थिक प्रभाव। इस टॉपिक को कंसेप्चुअली समझने का प्रयास करेंगे, और इस चीज़ को यदि समझ जाएंगे तो आगे जो 1857 का रेवोल्यूशन है, इनके बाद का टॉपिक, वो समझने में ज़रा सा भी परेशानी नहीं होगी। चलिए, अब हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है आज का हमारा अंग्रेज़ों का आर्थिक प्रभाव। अंग्रेज़ों का आर्थिक प्रभाव। अंग्रेज़ों का आर्थिक प्रभाव से तात्पर्य है कि जो हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था उन्होंने अपनाई, उनके बाद जो प्रभाव पड़ा है वो प्रभाव को हम लोग देखते हैं। एक्चुअल में इनके बाद को चरण को उपनिवेशवाद में अंग्रेजी इतिहासकार बोलते हैं कि ये उपनिवेशवाद है। तो उपनिवेशवाद को समझिए कि अब भारत ने जब हमारे यहाँ अपनी प्रशासनिक व्यवस्था की पैठ बना ली, तो उनका अगला चरण रहा उपनिवेश पर। हमारा उपनिवेशवाद। उप मतलब होता है सहायक, निवेश मतलब आप खर्च कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। इंडिया में मान लीजिए बहुत सारी बाहरी कंपनियां हैं, वो निवेश कर रही है। और वाद मतलब होता है बाजार। ये तीनों चीज़ को समझिए, और यही तीनों चीज़ को, उपनिवेशवाद को, अंग्रेजी इतिहासकारों ने और भारतीय इतिहासकारों ने भी 3 चरण में डिवाइड किया है। पहले चरण को बोलते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। कौन सा चरण? वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। और इसका समय जो था 1757 से लेकर के 1813 तक। अब बताइए, 1600 में अंग्रेज आए, 1600 में अंग्रेज आए, लेकिन इनका उपनिवेश का जो पहला चरण चला है वो चला है आपको 1757 से। 1757 कमोबेश रूप से 150 साल बाद शुरुआत वो व्यापार करने के लिए आते हैं और बोलते हैं कि मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा लक्ष्य व्यापार करना है। मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापार करना चाहता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये शुरुआत में ही यहाँ आए, तो हमारा जो मानना है, ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं कमोवेश रूप से इनकी शुरुआती मंशा ही थी कि भारत को एक ऐसे उपनिवेश का बाजार तैयार करना जहाँ हमको सालों दर सालों उनसे हमें लाभ मिलता रहे। कैसे? प्रूफ करता हूँ। अब देखिए, ये 150 साल तक अपने आप को बोलते हैं मैं व्यापारी हूँ, व्यापार करने के लिए आया हूँ। तो ठीक है, यदि तुम व्यापारी हो, व्यापार करने के लिए आए हो, यदि तुमको घाटा लग रहा है तो तुम जा क्यों नहीं रहे हो? कहीं ना कहीं वो हमारे राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं, और राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। उनको मौका भी मिला है, अंग्रेजों को मौका भी मिला है, और ये मौका खुद हम लोग दिए, हम लोग अर्थात भारतीय नीतियाँ। क्योंकि उस समय की जो राजनीतिक चर्चा थी, वो चर्चा में कहीं ना कहीं अंग्रेजों को भी मौका मिला आगे बढ़ने के लिए। और इसकी चर्चा हमने पीछे किया है कि अंग्रेज कैसे भारत के विजेता बने। ठीक है, अब इनका जो हम लोग उपनिवेशवाद में देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि पहला चरण में उनका जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य था, देखिए, भारतीय व्यापार पर एकाधिकार करना। अब अपने आप पे वो जो व्यापारी का धब्बा लगा रहे थे कि हम व्यापारी हैं,
अब भारतीय व्यापार पर ही एकाधिकार करना चाह रहे हैं। क्लियर है? अब ये भारतीय व्यापार पे जो यहाँ व्यापार चल रहा है उनके उस व्यापार पर अपना वर्चस्व जमाना। दूसरा, भारतीय सत्ता पर नियंत्रण करना। भारतीय सत्ता पर नियंत्रण करने का भी मौका उनको मिला, जिनकी चर्चा हमने किया। और तीसरा, सरकारी राजस्व पे कब्जा करना। जो हमारे यहाँ राजस्व वाला इलाका था, राजस्व वाला क्षेत्र था, जैसे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी, इन सभी पे हम लोगों ने चर्चा किया। और इन तीनों पे मतलब भूमि का मालिक कौन? अंग्रेज। इन सभी पे राजस्व कब्जा कर लिया और भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पर नियंत्रण किया। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पर नियंत्रण, भारतीय हस्तशिल्प जो हमारे यहाँ चली आ रही थी पुरानी उद्योग, छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग, उन सभी पे अपना नियंत्रण किया। पहला चरण का इनका लक्ष्य या उद्देश्य था। यहां तक आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब इनके दूसरे हम लोग चरण में चलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं औद्योगिक पूंजीवाद। इसे हम लोग औद्योगिक पूंजीवाद, यहाँ वाणिज्य से जुड़ा हुआ और यहाँ उद्योग से जुड़ा हुआ औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से लेकर के 1858 तक, 1813 से लेकर के 1858 तक। अब भारतीय उद्योग तो कमोबेश रूप से उस समय बहुत ना के बराबर थी, लेकिन ये वो दौर चल रहा था जब 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है, IR होती है। और आपको पता है कि एक औद्योगिक क्रांति के लिए 4 चीज आवश्यक है। एक तो रॉ मटेरियल, कच्चा माल, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, और चौथा क्या चीज चाहिए? एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसमें पावर हो, है ना, बिजनेस का लॉस और प्रॉफिट सहने का क्षमता, लॉस और प्रॉफिट। अब ऐसा नहीं हो कि लॉस हो तो हम सुसाइड कर लें, है ना, वो क्षमता होनी चाहिए। यदि आप बिजनेस में एंट्री करते हैं तो उस चीज़ पे आपको ये क्षमता होना चाहिए कि हम उस चीज़ का सहनशील व्यक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं सहनशीलता। अब ये बताइए, ऐसा नहीं है रॉ मटेरियल मेरे पास उपलब्ध है, लेबर मेरे पास उपलब्ध है, कैपिटल भी कमोबेश रूप से है, ये सहनशीलता क्या नहीं थी भारत में? थी भारत में। तो सवाल उठता है कि यदि आप अपने आप को यहाँ बोलते हैं उद्योग एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उद्योग आप इंग्लैंड में क्यों एस्टेब्लिश कर रहे हैं? जब आप उपनिवेश हमारे यहाँ बना रहे हैं, उपनिवेश यहाँ करना चाह रहे हैं, तो इंग्लैंड में आप उद्योग क्यों एस्टेब्लिश कर रहे हैं? आप इंडिया में कीजिए ना, इंडिया में कीजिए, क्योंकि इंडिया में तो ये चारों चीज है। आपके पास इंग्लैंड में रॉ मटेरियल है नहीं, लेबर है नहीं, सिर्फ आप कैपिटल के बल पे आप करना चाह रहे हैं और इसके बल पे करना चाह रहे हैं, जबकि भारत में ये चारों चीज उपलब्ध है। इसकी चर्चा हम लोग भारत पे जो प्रभाव पड़ा उस पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी मंशा ये थी कि मेरा इंडस्ट्री डेवलप करे, मतलब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई है, भारत में नहीं। और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो उन्हें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए। और कच्चा माल है कहाँ? भारत में। और भारत से ही लेगा और भारत में ही बेचेगा, उसको बाजार भी तो चाहिए, ठीक है। भारत को एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित करना, भारत को एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित करना। उनका मोटो क्या था? हम मार्केट बनाए, सामान हम अपने यहाँ से लाए। तो कहीं ना कहीं जब ये मंशा होगी तो हमारी जो हस्तशिल्प वाला क्षेत्र है वो नष्ट होगा, हमारी जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, वो नष्ट होगी। चलिए, इंग्लैंड को कच्चा माल उपलब्ध कराता रहे भारत, इंग्लैंड को कच्चा माल उपलब्ध कराता रहे भारत, है ना। मतलब जब तक हम रहे हमारे पास, यदि इंग्लैंड में आज भी इंडस्ट्री है तो वो भारत के बलबूते पे है। उस समय तो
पूरे कमोबेश रूप से लगभग सभी देशों पे इंग्लैंड अपना उपनिवेशवाद एस्टेब्लिश किया और उसमें भारत का एरिया बहुत बड़ा था। चलिए 1813 के व्यापारिक 1813 का एक अधिनियम आया। उस अधिनियम में यह बोला गया कि कंपनी का एकाधिकार जो है वो समाप्त कर दिया जा रहा है और कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके अब हम लोग जो अधिकार दे रहे हैं वो पूंजीपति लोगों को दे रहे हैं, पूंजीपति लोगों को। अब कहीं ना कहीं ये तभी होगा जब इनका तीसरा चरण में ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना, और इन्वेस्ट करना तो ये सिर्फ अब कंपनी नहीं करेगा बल्कि वहाँ के जितने भी इन्वेस्टर हैं वो शेयर होल्डर के रूप में आपके मार्केट में इन्वेस्ट करें। ये ब्रिटिश सरकार ने ऐलान कर दिया, और ये ब्रिटिश सरकार ने ऐलान कर दिया तो इसका क्या हुआ कि अब ब्रिटेन में जो पूंजीपति लोग थे उनका कहीं ना कहीं मंशा ये था कि हम कहीं ना कहीं शेयर होल्डर बने और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब आर्थिक लाभ का क्षेत्र बने, और इसके लिए कंपनी का जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। अब उनको जो है कहाँ पूंजीपति पे छोड़ दिया गया, तो पूंजीपति ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे। तो तीसरा चरण जो हुआ जब हमारे यहाँ 1857 का रिवोल्ट हो जाता है, रिवोल्ट होने के बाद ये वित्तीय पूंजीवाद का चरण स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं 1858 से लेकर के 1947 तक के चरण को हम लोग बोलते हैं वित्तीय पूंजीवाद का चरण। अब कैपिटल होगा, मतलब अब ऐसा इन्वेस्टर होगा जो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे। तो कहाँ करेगा इन्वेस्ट? उनका देखिए सबसे ज़्यादा पूंजी निवेश कहाँ करते हैं? रेल पे करते हैं, अफीम पे करते हैं, नमक पे करते हैं, नील पे करते हैं। रेल सबसे ज़्यादा कर्जन के समय में रेल का विस्तार हुआ, कर्जन के समय में। उसके बाद ये इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने का प्रयास करते हैं। तो ये थी अंग्रेजों की उपनिवेशिक चरण। अब हम जब इनका प्रभाव देखते हैं कि भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, तो इनका प्रभाव पड़ता है, देखिए इनका प्रभाव फर्स्ट स्टेज में तो आप लोगों ने देखा कि भारतीय व्यापार पर भी एकाधिकार उनको मौका मिल गया एकाधिकार करने का। क्यों? क्योंकि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं कमजोर थी और इनका अंग्रेजों ने भरपूर फायदा उठाया। ठीक है, चलिए दूसरा कि भारतीय व्यापार पर भी एकाधिकार कर लिया, व्यापार पर भी अधिकार कर लिया। अधिकार कैसे कर लिया कि अब भारतीय जो व्यापारी थे, अब बताइए कि आप जो व्यापारी हैं और आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं वो 1 रुपया में बेच रहे हैं और कोई आपको 50 पैसा में दे रहा था, आप किसे लेंगे? 50 पैसे वाले को। तो उनकी पॉलिसी ये थी कि हम भारतीय को तभी धूमिल कर सकते हैं जब इनकी तुलना में हमारा माल जो है सस्ता बने। ठीक है, भारतीय बुनकर से अंग्रेज इतिहासकार इतने क्षुब्ध थे कि वहाँ ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देते हैं कि भारतीय हस्तशिल्प जो उद्योग इतना डेवलप है उससे हम घबरा रहे हैं और वो हमारा मार्केट वहाँ बनने नहीं देगा। बोला बनने कैसे नहीं देगा? अब अहमदाबाद जो बुनकरों का केंद्र हुआ करता था, हस्तशिल्प का केंद्र हुआ करता था, अहमदाबाद वो नष्ट के कगार पे पहुंच गया। कैसे? अहमदाबाद, महाराष्ट्र, ये सब सूती वस्त्र का केंद्र था और ब्रिटेन का मैनचेस्टर है ना, भारत का मैनचेस्टर कहा जा रहा है इन्हें। क्यों भाई? ये तो पहले से था, वो तो आज बना है, इसे भारत का नहीं इंग्लैंड का बोलिए मैनचेस्टर। ठीक है, क्योंकि इनकी शुरुआत तो यहीं से होती है। अब अहमदाबाद जो ये केंद्र था, ये केंद्र को यदि कमजोर करना है तो इनके तुलना में अब अंग्रेज अपना सामान सस्ते माल पे बेचने का प्रयास कर रहा है।
और सस्ते माल पे बेचने, सस्ते दर पे बेचने का प्रयास कर रहा है, तो कमोवेश रूप से भारतीय हस्तशिल्प तो नष्ट होगी। अब क्यों हो रहा है ये भी खोजिए। अब किसान, अभी इसका तीसरा चरण पे हम लोग चलेंगे। ये किसान पे राजस्व का दबाव डाला, राजस्व का दबाव डाला कि सूर्यास्त होते होते तुम हमको कर दे दो, कर नहीं दोगे तो जमीन हम तुमसे छीन लेंगे, तो ये भी डर दे दिया। अब एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए यहाँ से क्या हो गए, किसान जो है मजदूर का रूप लेकर के पलायन कर गए। पलायन, माइग्रेट, पलायन कर गए। कहाँ? इंग्लैंड। मतलब वहाँ तो नौकरी हमें मिलेगा ही मिलेगा। इनकी चर्चा और भी विशेष रूप से करेंगे। पलायन कर गए, किसान वहाँ चले गए। रॉ मटेरियल यहाँ उपजाएगा कौन? कच्चा माल। कच्चा माल जो है, अब यहीं पे समझिए, यदि राजस्व का जो है भार दे दिया, राजस्व का भार दे दिया कि तुम यदि हमको समय पे नहीं दोगे, समय पे यदि नहीं दोगे तो तुम्हारा जमीन हम तुमसे छीन लेंगे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो हमारी खाद्य फसल थी, खाद्य फसल जैसे गेहूं, चावल, मक्का, जो खाद्य फसल के बजाय किसान लोग उस फसल को उत्पादन करने लगे, उस फसल का उत्पादन करने लगे जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, आमदनी है ना। और इनके बदले में उन्होंने क्या उपजाना लगा, नील, जूट आदि, मतलब कॉमर्शियल, व्यापारिक फसल। अब व्यापारिक फसल अंग्रेज ने कभी नहीं बोला कि तुम व्यापारिक फसल उपजाओ, लेकिन हमारी मजबूरी हो गई कि हम व्यापारिक फसल की ओर मुड़ गए। और अंग्रेज की तो मंशा ही यही थी कि तुम व्यापारिक फसल उपजाओ। उन्होंने कभी नहीं बोला, लेकिन आपको इस कैद में डाल दिया कि आप मजबूर हो गए व्यापारिक फसल उपजाने के लिए। कैसे? तो समझिए, थोड़ा सा और देखिए। मान लीजिए ये लैंड है, इस लैंड में आपको 55% कर देना पड़ रहा है। इतना तो कर चला गया टैक्स के रूप में। उसके बाद इतना बच गया। आपको पहले भी हमने बताया कि कर कहाँ लगाया, भूमि पर। आपको फसल हो या ना हो, फिक्स है, इतना आपको टैक्स देना है। सपोज कीजिए अकाल आ गया, सपोज कीजिए अकाल आ गया, सॉरी बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया, फसल नष्ट हो गया, फसल नष्ट हो गया। अब इनको कितना 55% टैक्स देना है। अब 55% टैक्स देने के लिए उनके पास क्या है, एक तो डर है कि हमसे हमारा भूमि चला जाएगा, भूमि हमसे छीन लिया जाएगा, भूमि छीन लिया जाएगा। अब बेचारे को कोई आया, अब इन्वेस्टर जो खोज रहे हैं मार्केट, वो बोले कि इस किसान के पास जा करके बोले कि देखो, तुम यदि नील का फसल उत्पादन करते हो या जूट का फसल उत्पादन करते हो तो हम तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। उसे उस समय ददनी प्रथा कहा जाता था, ददनी प्रथा, कि आपको व्यापार करने के लिए, सॉरी खेती करने के लिए पहले से ही एडवांस तकावी ऋण दिया जाता था। अब यहाँ पे इस क्षेत्र के लिए ही ना सिर्फ वो भारतीय किसान खेती करेंगे, और खेती करेंगे तो जूट मक्का से उनका पूर्ति होगा नहीं। आज इस लॉकडाउन में एक एग्जांपल लेते हैं, आज इस लॉकडाउन में मक्के की रेट जो है वो 1000 रुपया प्रति कुंटल है, 1000 रुपया प्रति कुंटल। और इसको उत्पादन करने में उनकी लागत किसान की लगी है, मान लीजिए कि 1100 रुपया। अब बताइए इस रेट में वह बेचेगा? बेचने के लिए मजबूर हो गया है आज के दिन ये किसान। तो यदि नहीं बेचेगा तो खाएगा क्या? क्योंकि उनकी जीविकापार्जन भी जो चल रही है वो किन पे चल रही है? खेती पे। तो मजबूर हो गए हैं ना, इसलिए कि आज लेने वाला कोई नहीं है और यहाँ इनका वैल्यू रेट घट गया है। वैल्यू रेट घटा, क्यों घटा है? इसलिए घटा है कि इस समय में मार्केट हमारा जो है आज आर्थिक मंदी की ओर जा रहा है। तो मजबूरन अब की बार लोग ऐसे फसल उपजाएंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो। ठीक है। अब भूमि पे
चलिए ये थोड़ा सा तत्काल हमने एग्जाम्पल लिया, है ना। अब ये ददनी दे दिया जाता था एडवांस कि तुम इस पे ये करो और उसमें से हम आधा ले लेंगे, तो आधा इसका जो है 25%। अब ये 25% में शेष रह गया, 55% चला गया अंग्रेज के पास कर के रूप में। ये जो है आपको चला गया, जो आपको तकावी ऋण दिया था करने के लिए वहाँ चला गया। अब इतना ही क्षेत्र में ना आपको प्रोटेक्शन करना है, उसको बेचना है और बेच करके फिर से दोबारा फसल लगाना है, दोबारा फसल लगाना है और फिर से आपका जीवन यापन करना है, वर्ष भर जीवन यापन करना है। फलतः क्या होगा, ये बेचारे आत्महत्या करेंगे कि नहीं, क्योंकि नेक्स्ट बार तो फिर वो फंसते जा रहे हैं। तो ये किसान भाई लोग एक कालचक्र में फंसते जा रहे थे, है ना, कि ताकि, है ना, मजबूरन अंग्रेजों की जो ये व्यवस्था थी वो उनको लाभ मिलता रहे और भारतीय कहीं भी जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। चलिए क्लियर हो गया। तो ये किसान उस दुष्चक्र में फंसते गए, मजबूरन फंसते गए। एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आ गया होगा क्लियरली। अब चलिए आगे, ये रेलवे पूंजीपति, मतलब अब राजस्व का झंझट जो हो गया, राजस्व का असर किस पे पड़ा, ये राजस्व, सरकारी राजस्व पे कब्जा हो गया, कमोबेश रूप से आप समझ गए। अब भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पर भी नियंत्रण हो गया। क्यों? रॉ मटेरियल मेरा ही और बना रहा है कहाँ, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में, और ला करके फिर से कहाँ बेच रहा है, भारतीय बाजार में। चलिए यहाँ तक में आपको कोई परेशानी नहीं। भारत को एक अधीनस्थ बाजार के रूप में, यहाँ पर भी परेशानी नहीं। इंग्लैंड को कच्चा माल उपलब्ध कराते रहे, यहाँ पर भी परेशानी नहीं, यहाँ पर भी परेशानी नहीं। अब इन सभी का जब हम लोग प्रभाव देखते हैं, तो प्रभाव देखते हैं तो ये तो हो गया उपनिवेशवाद का चरण। अब भारतीय के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा ये देखिए। रेलवे का सबसे ज्यादा विकास करते हैं कौन, कर्जन, कर्जन के समय में। अब इनका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है। एक किसान, हमारे जो है किसान, वो कर के दुष्चक्र में फंसते जा रहे हैं। कैसे, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए दूसरा हुआ रेलवे, रेलवे ये कैसे, ठीक है, अंग्रेज अपने आप को बोलते हैं कि हम रेलवे का विकास कर रहे हैं, वो भारतीय के लिए अप्रूव करते हैं, रेलवे का विकास कर रहे हैं भारतीय के लिए। अच्छा, भारतीय के लिए क्या सहायक है? यदि तुम रेल नहीं लाते तो क्या होता? कहीं ना कहीं ये जो रेलवे तुम लाए हो, तो ये रेलवे लाए हो ताकि तुम्हारा संसाधन पूर्ति अच्छे से हो सके। अब सपोज कीजिए ये भारत है, रॉ मटेरियल कलकत्ता में है, इनको महाराष्ट्र पहुंचाना है और महाराष्ट्र के समुद्र के माध्यम से होकर के इन्हें लंदन पहुंचा देना है। तो रेल का जो विकास किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं किसके लिए किया जा रहा है? भारतीय के लिए नहीं कर रहा है। वो सिर्फ बोलते हैं कि हम उपयोगितावादी का सिद्धांत दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मंशा ये थी कि वो जो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल हो वो जल्द से जल्द कहाँ पहुँच सके, इंग्लैंड। अब देखिए, फर्स्ट रेलवे चला 1832-33 में, लंदन टू मैनचेस्टर, फर्स्ट रेलवे लंदन टू मैनचेस्टर, मैनचेस्टर फर्स्ट। इसके 20 साल बाद 1853 में, है ना, 20 साल बाद, है ना, भारत में चला, मुंबई टू थाने, मुंबई टू थाने, थाने। अब क्रमबद्ध विकास देखते हैं। 1853 से लेकर के 1905 तक भारत में रेलवे का जाल बीज दिया गया, रेलवे का जाल जो है बिछा दिया गया।
इस कदर तक रेलवे का जाल बिछा दिया गया कि अब वहां पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर होने लगे और रेलवे का जाल इस तरह से भारत में चारों तरफ रेलवे का विकास हो गया। लेकिन इंग्लैंड में उसके तुलना में देखा जाए तो परसेंटेज कम रहा। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं कि रेलवे के ऊपर किया गया खर्च जो है पराई बीवी के ऊपर किया गया श्रृंगार खर्च है। पराई बीवी के ऊपर किया गया श्रृंगार खर्च है, मतलब अपना बीवी जो लंदन है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और दूसरे मतलब भारत पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो पूंजीपति हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। बाद में ये हमारे लिए सहायक बने, इसकी चर्चा और भी करेंगे। बाद में ये रेलवे हमारे लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट में सहायक बने हैं। चलिए, यहाँ तक आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अकाल, इन्हीं का प्रभाव पड़ा। अकाल भी जो आया इन्हीं का एक चक्र था। अब बताइए, जब प्रथम 1757 से लेकर के मान लीजिए 1947 तक, मान क्यों लेंगे, 1600 से लेंगे हम लोग इसे। इतने वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया और जब इनकी सत्ता कायम होती है तो एक एवरेज निकाला जाता है, औसतन तो प्रत्येक 2 से 3 वर्ष में एक बार अकाल आता है, एक बार अकाल आता है। आप बताइए कि अकाल क्यों आता है? अकाल जब भी आते हैं तो 2 कारणों से आते हैं। एक, जब आपका मानसून विफल हो तो फसल उत्पादन कम होगा, फसल उत्पादन कम होगा तो अकाल आएगा। दूसरा, जन वितरण प्रणाली में भी दोष हो तब पर भी अकाल आ सकता है। ठीक है, अब बोला कैसे? ठीक है, देखिए, औसतन इनके समय में 2 से 3 वर्ष में एक बार अकाल आ रहा है। अरे मानसून विफल होगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये क्या प्रत्येक 2 साल में तुम्हारा मानसून विफल होगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं उनके जन वितरण प्रणाली में दोष था। अभी आपको हमने बताया कि कृषकों को मजबूर कर दिया गया कौन सा फसल उत्पादन करने के लिए? व्यापारिक फसल उत्पादन के लिए। क्या व्यापारिक फसल उत्पादन होगा तो लोग खाना छोड़ देंगे? और यदि भूखे रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है, तो स्वाभाविक है कि उनका जो है क्या होगा, भूखमरी का अकाल तो उत्पन्न होगा ही, भूखमरी का तो उत्पन्न होगा ही। ये अब देखिए, इनसे पहले भी प्राचीन काल में एक बार अकाल आया है ना, वो भी कब? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। लेकिन इनसे निपटने के लिए एक बार चर्चा किया गया है ना, कि आप जब भी अकाल आए तो अपने घरों में सत्तू बना करके रखें। चलिए, मध्यकालीन में भी एक बार अकाल का चर्चा मिलता है, शाहजहां के काल में। लेकिन आधुनिक भारत में 1757 से लेकर के 1947 तक हर 1-2 वर्ष में अकाल आ रहा है। कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में दोष थी, इस व्यवस्था में दोष नहीं थी। और 1947 से लेकर के 2020 तक यदि देखते हैं हम लोग तो एक बार अकाल आता है 1962 में, जब चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ। उस समय बोला जाता है कि अकाल है। इसका मतलब क्या हुआ? अंग्रेज आए तो अकाल लेकर के आए, अंग्रेज गए तो अकाल लेकर के गए। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की व्यवस्था में ही दोष हमें दिखाई पड़ता है, जो अकाल उभर करके आता है। ये प्रभाव नजर आ गया। चलिए, अब नेक्स्ट धन का निष्कासन। धन का निष्कासन, धन का निष्कासन। पहली बार जो है दादा भाई नौरोजी अपनी पुस्तक है ना, अपनी पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, द पॉवर्टी एंड
अन ब्रिटिश, ये पुस्तक याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडिया में पहली बार चर्चा करते हैं धन का निष्कासन का, कि हमारा धन जो है ये यहाँ से बहिर्गमन हो रहा है, मतलब हमारा धन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, और हम उस धन के आफत में भूखे मर रहे हैं। सब चीज़ मेरा, लेकिन हमारा धन चला गया तो हम भूखे तो मरेंगे। और द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी पहली बार धन के निष्कासन का चर्चा करते हैं। हालांकि दादा भाई नौरोजी ने 1867 के लंदन ईस्ट इंडिया में वहाँ पे एक संगठन ऑर्गेनाइज एस्टेब्लिश किए थे लंदन में, ईस्ट इंडिया लंदन में अपना एक लेख जारी करते हैं। उस लेख में मतलब देते हैं इंग्लैंड डेट टू इंडिया, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, इसमें अपना वो लेख निकालते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेरा धन जो है जा रहा है। और इनका जो ये इनको पहली बार जो है भारत के 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्हें स्वीकार किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में धन के निष्कासन को स्वीकार किया गया था। हालांकि इनका जो विरोध किए थे एम जी रानाडे, ये याद रखेंगे, विरोध किए थे, नहीं धन का निष्कासन नहीं होता, लेकिन वास्तविक में धन का निष्कासन होता था। और आर.सी. दत्ता, महागोविंद रानाडे और रमेश चंद्र दत्ता, ठीक है, एम जी रानाडे और आर.सी. दत्ता इनका विरोध किए। और कार्ल मार्क्स कहते हैं भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है वो घिनौनी है। कार्ल मार्क्स कहते हैं भारत में अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति है वो बहुत ही घिनौनी है। और साल्विन नाम का तो अंग्रेज इतिहासकार हैं, साल्विन नाम का अंग्रेज इतिहासकार है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अंग्रेजों की आर्थिक नीति एक स्पंज की तरह है जो भारत से निचोड़ करती है और टेम्स में जाकर के गिरा देती है। टेम्स जो लंदन का गंगा कहा जाता है। तो ये धन का निष्कासन भी हमारा जो है एक्चुअल में इन्हीं का परिणाम है। अब यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया कि धन का निष्कासन, रेलवे, भारतीय हस्तशिल्प का नष्ट होना, अकाल, भारतीय राजस्व की हानि होना, इन सभी से भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको पता चला कि अब ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहे हैं, हानि पहुंच रही है। इससे अब मजबूरन क्या हो गए, किसान क्षुब्ध हो गए, उद्योगपति हमारे जो थे व्यापारी वो नष्ट हो गए। तीसरा जो राजस्व वाला हिस्सा था वो भी हमारा चला गया। तो कमोबेश रूप से हम भारतीय कहीं ना कहीं अंग्रेजों की आर्थिक पॉलिसी से नाखुश थे। फलतः इन्हीं का अगला चरण होगा कि हम लोग एक समय के बाद विद्रोह तो करेंगे ही। और अगला चरण हम लोग देखेंगे 1857 का विद्रोह। आशा करते हैं आपको अंग्रेजों की आर्थिक पॉलिसी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद कर रहे हैं आप इस तरीके से ही नोट्स बनाते चले और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ एकदम आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, और उन ग्रुप से जुड़ जाने के बाद आपको पीडीएफ के रूप में भी मटेरियल मिल जाएगा। और बार बार हम कह रहे हैं कि हम एक चीज़ आप लोग को देने का प्रयास कर रहे हैं, और हो सके तो इसे आप अपने साथ आत्मसात कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कर दीजिए। आशा करते हैं ये क्रमबद्ध फिर चलता रहेगा। और अगला टॉपिक अब हम लोग देखेंगे 1857 का रेगुलेशन। थैंक यू। जय